हेलो एवरीवन। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम जो है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे कि वो क्या सिचुएशन थी, वो क्या परिस्थितियां थी जिनके कारण रशिया में सबसे पहला जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है। तो ये जो रेवोल्यूशन है इसके दो पार्ट हैं, फरवरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन। दोनों के दोनों जो है 1917 में हुए थे। तो इन रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1914 ये वो पीरियड था जबकि वर्ल्ड वार शुरू हो रहा था, ठीक है। तो उस समय तक रशिया में जार निकोलस टू का जो है रूल था। अब ये जार क्या मतलब क्या है? नॉर्मली आप यूरोप के दूसरे कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ पर किंग या एम्परर टर्म आता है, बट रशिया में वो जार की टाइटल यूज़ करते हैं। याद रखिए स्पेलिंग TSAR है, पढ़ते जार है, ZAR। TSAR लिखते हैं और जो है ZAR जार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जार की कहानी क्या है? तो था क्या कि रोमन एम्पायर का एक बहुत ही पावरफुल राजा था सीजर, ठीक है। वो कहा जाता है कि ये जार की उपाधि है, ये उसी सीजर की उपाधि से ही निकली हुई है, जिसको उन्होंने रशियन में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो ये TSAR लिखते हैं और जार पढ़ते हैं। तो जो रशिया के राजा हैं उनको जो है जार बोलते थे। और 1914 में जार निकोलस टू का जो है इस पूरे इलाके पे रोल चलता है, ठीक है। उस दौर में, आज रशिया वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, बट उस दौर में इसका साइज जो है आज से भी ज़्यादा बड़ा था। उस दौर में जो है जो आज के करंट रशिया के साथ साथ फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, कुछ हिस्सा पोलैंड का, यूक्रेन का, बेलारूस का, तो इसके बाद जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहुत बड़ा सा इलाका जो है इनके कंट्रोल में था, ठीक है। और यहाँ पर जो मेजर रिलीजन था दैट इज़ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के भी मल्टीपल ब्रांचेज हैं। हमें लगता है क्रिश्चियन एक धर्म है, बट उसके भी कई ब्रांचेज हैं। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है रोमन कैथोलिक्स, ठीक है, वेटिकन सिटी में जिसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है पुराना वाला जो है क्रिश्चियनिटी है जो कि ग्रीस से निकलता है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक। तो रशियन लोग जो है इस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे मेनली, बट वहाँ पर जो है कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, ठीक है। तो फिर अब हम आगे चलते हैं अब रशियन की कंडीशन के बारे में, ठीक। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। रशिया बेसिकली यूरोप का सबसे बैकवर्ड कंट्री था, होना भी था। मोस्ट ऑफ हिस्सा अगर आप उसका देखोगे तो सालों भर वो बर्फ से ही दबा रहता है। और इवन कि जो है मॉस्को में भी जो है विंटर में सर्वाइव करने के लिए 24/7 जो है उसकी छतों पर जो है गर्म पानी गिराया जाता है ताकि घर के अंदर का टेम्परेचर ठीक ठाक रह सके। जो रशियन लोग थे बेसिकली वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। 85% पॉपुलेशन जो है वो अपना इनकम जो है एग्रीकल्चर से क्रिएट करती थी। अगर इसको जो है बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो फ्रांस, जर्मनी में ये लगभग जो है 40% जो है 40 से 50% आबादी ही जो है एग्रीकल्चर में लगी थी। फ्रांस और जर्मनी जो है, जो कि उस दौर के ठीक ठाक कंट्री थे इंडस्ट्रियल, हाईएस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ब्रिटेन में था, बट फ्रांस, जर्मनी जो कि एक अच्छे कंडीशन में थे, तो उनकी आबादी का 40 से 50% हिस्सा ही जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। जबकि रशिया में ये 85% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो है बहुत थोड़े थे और वो भी कुछ खास शहरों में ही लोकेटेड थे, हर जगह इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। दो बड़े शहर थे, मॉस्को एंड पीटर्सबर्ग, सॉरी ये याद रखिए, बड़ा कंफ्यूज करता है। जो पिट्सबर्ग है वो यूएसए में है और पीटर्सबर्ग वो जो है रशिया में है। याद रखिए जो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग जो है वो यूएसए में है, ठीक है, और जो पीटर्सबर्ग है ये रशिया में है। ये कन्फ्यूजन होता है, कभी गड़बड़ नहीं करना। तो ये जो दो शहर है, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री जो है इनकी यहीं पर थी, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी और जो है कई क्राफ्ट के वर्कर्स, मतलब जो है क्राफ्ट वर्क जो है यहाँ पर होता था। 1890 जो है के आसपास ही मोस्ट ऑफ फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हुई थी। और इसी टाइम जब ऐसा था जब रशिया का तेज़ी से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, मीन्स रेलवे लाइन आनी शुरू हुई, बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, कोल का प्रोडक्शन काफ़ी सारा बढ़ा। तो मतलब ज़्यादा पुराना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, जैसे कि फ्रांस में देखोगे, जर्मनी में देखोगे, ब्रिटेन में देखोगे, तो इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटेन का तो खैर सबसे पहले हुआ, बट फ्रांस, जर्मनी भी काफ़ी पहले स्टार्ट हुए। और रशिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बहुत लेट शुरू होता है, 1890s के आसपास। अब जो इंडस्ट्रीज़ थे बेसिकली वो कुछ खास लोगों के कब्जे में थे।
कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हीं के हाथ में थे। गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर सुपरवाइजेशन का सिस्टम रखा हुआ था, बट कोई फ़ायदे का था नहीं। जो भी वो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर्स थे उनको कुछ रिश्वत दे दी जाती थी और दबा करके मज़दूरों का एक्सप्लॉयटेशन होता रहता था। इवन कि जो वर्किंग आवर थे दिन में 15-15 घंटे थे। आज जो है 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लोग उतने परेशान हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता था, वहाँ 12 से 15 घंटे तक लोगों को काम करना होता था। और जो जो मतलब फैक्ट्री की जो कंडीशन थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। जो वर्कर्स थे वो भी कई तरह से डिवाइडेड थे। कुछ लोग बहुत इंटीरियर गांवों से आते थे, तो कुछ जो है परमानेंटली जो है शहरों में थे। जो मेटल वर्कर थे वो खुद को सुपीरियर मानते थे। उनको लगता था कि साहब हमारा काम जो है बहुत मेहनत भरा है। नेचुरली वो बहुत हैवी टेम्परेचर में रहते थे, बहुत भारी चीज़ें उठाते थे, तो वो खुद को सुपीरियर मानते थे। दूसरी ओर बाकी लोगों को जो है थोड़ा सा लो माना जाता था, क्योंकि उनके स्किल का काम तो कम था। जो वेमेन वर्कर भी सफिशिएंट थे, 31% उनकी आबादी थी, लेकिन उनको जो सैलरी दी जाती थी वो कंपैरेटिवली मेन कम दी जाती थी। लगभग 50 to 75% उनको जो है सैलरी दी जाती थी। मतलब जितना सेम काम के लिए मेल को सैलरी ज़्यादा मिल रही है और फीमेल को जो है कम मिल रही है। इसी तरह से उनका ड्रेस कोड, बिहेवियर्स, उन सब में भी जो डिफरेंसेस था। कुछ वर्कर्स जो है उनके एसोसिएशन हैं और कुछ वर्कर्स के एसोसिएशन नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है रशिया में थी कि जो वर्कर्स हैं वो बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं हैं। उनके अंदर भी ज़बरदस्त वैरायटी है और उससे भी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ थी कि जो इतने सब चीज़ों के बावजूद भी जब कभी भी जो है स्ट्राइक्स होते थे, मतलब हड़ताल होती थी, मान लो मज़दूरों की कोई प्रॉब्लम आई तो हड़ताल होती थी, तो अपने सारे डिफरेंसेस को भूल करके सारे के सारे वर्कर्स जो है एक साथ आ जाते थे और जो है एक साथ मिल करके हड़ताल करते थे। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट था। और ऐसे हड़ताल जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। 1896-97 में जो है पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ, फिर 1902 में जो है मेटल इंडस्ट्री में हुआ। तो ये कहानी थी। दूसरी ओर गांव का जो इलाका था वहाँ पर जो है गांव में जो अधिकांश ज़मीनें थी वो क्राउन यानी कि जार के पास थी। जार कौन? राजा। और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास थी। ये पूरे यूरोप में था। फ्रांस में भी जो आप देखोगे नोबेलिटी क्लर्जी के पास मोस्ट ऑफ लैंड थी। तो यहाँ भी कहानी कुछ वैसे ही है कि जार, क्राउन और जो है ऑर्थोडॉक्स चर्च, दोनों के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी। और पीजेंट्स भी जो है कई तरह के ग्रुप में डिवाइडेड थे। मोस्ट ऑफ रिलीजियस थे। और एक चीज़ थी कि यहाँ के जो जो पीजेंट्स थे वो अपने नोबेलिटी के प्रति बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और जो है क्योंकि जो नोबेलिटी यहाँ की जो थी ये काफ़ी क्रूअल थी। फ्रांस में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि जब रेवोल्यूशन होता है तो किसानों ने कुछ जमींदारों का साथ दिया था, लैंडलॉर्ड्स का। बट यहाँ पर क्या होता था, रशिया में अक्सर विद्रोह होता था और ये लोग उल्टा जो है मतलब जमींदारों की ज़मीनें छीन लेते थे। कई बार तो उनका मर्डर तक कर दिया गया कि जो पीजेंट इस हद तक जो है अपने लोगों से नाराज़ होते थे। ठीक है, 1902 में साउथ रशिया में एक बड़े पैमाने पे विद्रोह हुआ, जहाँ पर यही हुआ था कि जो है जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी ज़मीनें छीन ली गई और कई सारों को जो मार भी डाला गया था। खैर, रशियन पीजेंट जो है बाकी यूरोप के पीजेंट से एक खास मामले में अलग थे। रशिया में क्या होता था कि जो भी जो ज़मीनें थी, ठीक है, वो पूरी कम्युनिटी की होती थी। जैसे बाकी जगहों पे क्या था, जो लैंड होल्डिंग्स थी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की होती थी। यहाँ पर जो है कम्यून सिस्टम था जिसको मीर बोलते थे। याद रखना, एक एक नंबर का ये सब क्वेश्चन जो है बहुत आता है, व्हाट इज़ मीर सिस्टम। तो होता क्या था, पूरी ज़मीन पूरे गांव की हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गांव का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो फिर हर इंडिविजुअल फैमिली को एक खास लैंड का टुकड़ा देता था कि तुम इतने इलाके पे खेती करोगे और उसको मैनेज करोगे। ठीक है, तो व्हाट वाज मीर सिस्टम, तो लैंड पूरी कलेक्टिव होल्डिंग्स है। फिर गांव की जो सोसाइटी है फिर वो इंडिविजुअल में लैंड डिवाइड करती थी ताकि जो है वो मिल करके काम कर सकें। ठीक है, आगे चलते सोशलिज्म इन रशिया। तो 1914 के पहले तक जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सबको इलीगल है, क्योंकि जो जार था ना वो बड़ा घटिया आदमी था और वो किसी भी हाल में किसी का भी विरोध सुनना नहीं चाहता था। वो उसको जो है हर चीज़ अपने मनमर्जी से करनी थी। तो रशिया में 1898 में एक पार्टी बनती है, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो बेसिकली ये मार्क्स के आइडिया पर ही था, जैसे कि मार्क्स की आइडियोलॉजी बताई थी कि मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर होकर के दुनिया भर में पार्टियां बनी थी, तो रशिया में भी थी। बट चूंकि सरकार ने मना करके रखा था तो इनका सारा काम जो है इलीगल तरीके से होता था और बड़े चोरी छिपे होते थे। यहाँ पर एक छोटा सा रेफरेंस आता है कि किस तरह से ये लोग काम करते थे। अलेक्जेंडर
जो है इन्होंने जो है अपना जो है रेफरेंस दिया है कि हम लोग किस तरह से काम करते थे। तो हम लोग जो है प्लांट और शॉप में इंडिविजुअल तरीके से अपनी बातों को फैलाते थे, छोटे छोटे डिस्कशन सर्किल बनाते थे, लीगल मीटिंग करते थे, और जब भी ये हमारा काम होता था तो इस तरह से होता था ताकि किसी को पता ना चले। तो कभी हम लंच में करेंगे, कभी इवनिंग ब्रेक में करेंगे, कभी जो है जब भी हमारी मीटिंग होगी तो एक आदमी को गेट पे बिठा दिया कि आप देखते रहो कोई बाहर से आ तो नहीं रहा है, और जैसे ही कोई बाहर आता था इमीडिएट जो है सारी मीटिंग ख़त्म हो जाती थी और सारे लोग अपने काम पे लग जाते थे। तो इस तरह से चोरी छिपे जो है ये लोग काम कर रहे थे। खैर, तो अब जो है सारी पार्टियों को बैन करके रखा हुआ है, बट ये लोग चोरी छिपे जो है इन्होंने न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए, लोगों को मोबिलाइज भी किया और स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज किया। अब जो ये इनकी पार्टियां हैं उनके भीतर भी भेदभाव है, मतलब उनकी भी आइडियोलॉजी अलग अलग है। कुछ लोगों को लगता था कि रशिया में पीजेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उनका कहना था क्योंकि जो है वो मीर में कलेक्टिव होकर काम कर ही रहे थे, तो हमको जब रेवोल्यूशन करना है तो हमको जो है पीजेंट्स को फोकस करना होगा, चूँकि 85% पॉपुलेशन है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, मीर यानी कि जो है कम्युनिटी में वो काम करते थे, तो उनका कहना ये था कि जो है हम लोगों को किसानों को फोकस करना चाहिए, किसानों को यूनाइट करना चाहिए और उनके बेस पर रेवोल्यूशन करना चाहिए। ये आइडिया किसका है? तो ये आइडिया है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का, जो कि 1900 में इस्टेब्लिश हुई। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900, इनका कहना क्या है कि हमें पीजेंट्स को फोकस करना है और पीजेंट्स के बेस पर हमको रेवोल्यूशन करना है। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और पीजेंट्स लोग यूनाइटेड होकर काम कर रहे हैं गाँव में ऑलरेडी, और इसलिए ये लोग पीजेंट्स के डिमांड के लिए ही काम कर रहे थे कि जो है उनको अच्छी लैंड होल्डिंग्स मिले, जो लैंडलॉर्ड के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं वो किसानों को दे दे, ठीक है। दूसरी ओर एक दूसरी पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक्स, जिनका रेफरेंस पहले आया था। तो इन लोग का कहना ये था, इनका जो लीडर है लेनिन, इनका कहना था कि जो पीजेंट्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं। पहली चीज़ वो कि पीजेंट्स में भी वेरिएशन है, कुछ बेहद गरीब हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ खुद ही नौकर रखे हुए हैं। दूसरी चीज़, पीजेंट्स को लेकर के विद्रोह कर पाना आसान नहीं है। दूसरी ओर जो वर्कर्स हैं वो शहरों में बैठे हैं और सभी जो है कैपिटलिस्ट से एकदम से परेशान हैं। तो हमें जो है वर्कर्स पे फोकस करना है, लेबर्स को ट्रेन करना है और उनके दम पे रेवोल्यूशन करनी है। दो पार्टियां हो गई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जिनका कहना ये है कि हमें पीजेंट्स को फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि पीजेंट्स जो है उनकी संख्या ज़्यादा है और गांव में वो साथ साथ रहते हैं। दूसरी ओर जो पहली पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इनका कहना ये था कि हमें वर्कर्स को फोकस करना है, क्योंकि वर्कर्स यूनाइटेड होते हैं, वर्कर्स अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं और वर्कर्स जो है शहरों में हैं तो उनके दम पे काम करना ज़्यादा आसान है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के मामले में यही पार्टी आगे चल करके दो दूसरी पार्टियां बन जाती हैं, बोल्शेविक और बेंशेविक। तो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, इस पर भी दो व्यू था। जो व्लादिमीर लेनिन साहब थे, इनका नाम याद रखना, ये खूब आता है हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, चूँकि पार्टियों के नाम जो है बाद में चेंज हुए थे। तो जो बोल्शेविक पार्टी है उसके जो लीडर व्लादिमीर लेनिन थे, उनका कहना ये था कि जो पार्टी है वो स्ट्रिक्ट यूनाइटेड होनी चाहिए और हाईली ट्रेंड लोग हों। उनको कहा कि हमको पार्टी का भीड़ नहीं चाहिए कि ढेर सारे लोग हों और किसी काम के ना हों, तो हमको जो है क्वालिटी मेंबर चाहिए जो कि जो है हमारे लिए लड़ाई लड़ सकें, आगे स्ट्रिक्टली जो है आगे चल के काम कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने कहा मेंबरशिप को कम रखिए और जो है और सिर्फ वर्कर्स पे फोकस कीजिए। पार्टी का नया नाम क्या है? बोल्शेविक पार्टी। लीडर कौन है? व्लादिमीर लेनिन। एक दूसरी पार्टी बनती है मेनशेविक। मेनशेविक का कहना ये था कि सभी को ओपन आने दीजिए, जो भी ज्वाइन करना चाहता सबको ज्वाइन करने दीजिए, संख्या ज़्यादा होगी तो जब भीड़ ज़्यादा दिखेगी तो हमारी ताकत ज़्यादा महसूस होगी। तो अलग अलग व्यूज़ हैं। अभी जो है हमको जो आगे जिनको पढ़ना है वो बोल्शेविक और मेनशेविक ही मिलेंगे। अ टर्बुलेंट टाइम 1905 रेवोल्यूशन। रशिया में ऑटोक्रेसी थी, जैसा बताया था कि राजा एकदम मनमानी करता था, किसी की बात नहीं सुनता था। रशिया में पार्लियामेंट भी ज़्यादा समय तक रही नहीं और उन्होंने ज़्यादा चलने भी नहीं दिया। पार्लियामेंट बनती भी थी तो बार बार वो तोड़ दिया जाता था। होता क्या, 1905 के आसपास सिचुएशन बड़ी जो है चेंज होने लगती है। पहली चीज़, जापान रशिया को हरा देता है। ये जो है एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी, क्योंकि माना जाता था कि जो यूरोपियंस हैं वो एशियन से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, बट जापान ने रशिया को बहुत गंदे तरीके से हराया था। तो एक चीज़, जार के खिलाफ नाराज़गी बढ़ती है, नंबर 1।
सेकंड थिंग क्या होता है कि जो वहाँ की जो दोनों पार्टियाँ थी, सोशल डेमोक्रेट, सोशल रेवोल्यूशनरी, उन्होंने जो है पीजेंट्स और वर्कर्स को लेकर के मिल करके साथ में लेकर के डिमांड रखनी शुरू की कि साहब हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो यूरोप में देख रहे थे कि बाकी इंग्लैंड ने, फ्रांस में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और राजा पर नियंत्रण स्थापित किया और राजा को फोर्स किया कि वो जनता की भलाई के लिए काम करे। तो ये चीज़ ये लोग चाहते हैं अब ये चीज़ रशिया में भी हो। उसके बाद अपनी खुद को सपोर्ट के लिए उन्होंने पोलैंड के जो नेशनलिस्ट थे, पोलैंड में डिमांड हो रही थी कि हमको एक अपनी कंट्री दी जाए, तो नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिला। इसी तरह से जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है वहाँ पर जो है जेडिडिस्ट, ये बेसिकली रिलीजियस रिफॉर्मर थे, इनसे उन्होंने हेल्प ली और इस तरह से एक नेशनल मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की ताकि जो है राजा पर कुछ कंट्रोल बढ़े। थोड़ा और बैकग्राउंड में आते हैं, 1905-4 का जो ईयर था वो बड़ा बुरा साल था। क्यों? क्योंकि जो है फसल बहुत ख़राब हुई थी। इसके कारण क्या हुआ कि जो सामान के जो दाम है वो बहुत तेज़ी से बढ़े। सीधी सी बात है, मार्केट में अगर सप्लाई कम होगी तो भाव बढ़ेगा, ठीक है, और अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो भाव गिरता है। तो हुआ क्या, चीज़ों के दाम बढ़ने लगे और दूसरी ओर जो वर्कर्स की जो सैलरी थी वो 20% गिर गई। इट मीन्स कि जिस समय आप 10,000 रुपये कमा रहे हो उस समय जो है सामान आपकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 5,000 का था। अब हो क्या रहा है कि आप जो है 10,000 की जगह आप 8,000 कमा रहे हो और जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 10,000 हो गया। तो ये कहानी हो गई थी। तो नेचुरली वर्कर्स के लिए बहुत मुश्किल था और वर्कर्स ने काफ़ी विरोध किया इस चीज़ को लेकर के कि साहब हमारी सैलरी बढ़ाइए और फूड प्राइसेस कंट्रोल कीजिए। इसी तरह से कुछ और इंसिडेंट होते हैं कि जो रशियन वर्कर्स पार्टी हैं उनके 4 मेंबर्स को जो है डिसमिस कर दिया गया कि आप जो है इलीगल तरीके से आप पार्टी बना रहे हो, तो आपको जो सस्पेंड किया जा रहा है। इस बात से जो है नाराज़ होकर के जो एक ज़बरदस्त स्ट्राइक जो है ऑर्गेनाइज़ की गई और इस स्ट्राइक अगले कुछ दिन में जो पूरे शहर के जितने ही वर्कर्स, 1,10,000 वर्कर्स जो है आप साफ साफ स्ट्राइक कर दिए कि हमको कोई काम नहीं करना, क्योंकि जो है इन लोगों को जो है नौकरी से क्यों निकाला गया। और भी डिमांड्स थी इनकी कि जो वर्किंग डे है वो 8 घंटे का हो, याद रखिए 15 घंटे वो काम करवाते थे। दूसरी चीज़ कही कि वेजेस को इम्प्रूव कीजिए और वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव कीजिए, मतलब फैक्ट्री में कुछ और फैसिलिटी दीजिए, थोड़ा हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कीजिए। 3 बड़ी डिमांड है, वर्किंग आवर को 8 घंटे पे लेके आइए, सैलरी इंक्रीज़ कीजिए और वर्किंग कंडीशन अच्छी कीजिए। 1,10,000 वर्कर खड़े होते हैं। लीडर कौन है? फादर गैपॉन, चर्च के एक पादरी थे, वही इसको ले पूरे जो है मूवमेंट को ले करके विंटर पैलेस पे आते हैं। अब ये विंटर पैलेस क्या है? तो बेसिकली जार्ज जिस पैलेस में रहता था उसका नाम है विंटर पैलेस। वहाँ पर ये पहुँचते हैं और जो है राजा से, जो जार था उससे डिमांड करते हैं साहब हमारी बात सुनी जाए। बट जार करता क्या है, इमीडिएट जो है पुलिस और कजाक फौजी जो थे, कजाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कजाक्स बोलते हैं, तो कजाकिस्तान फौजियों के दम पर उसने कहा कि फायर करो और फाइनली जो है 100 वर्कर्स मारे जाते हैं और 300 घायल होते हैं। याद रखिए ये सरकारी आंकड़े, इतना सरकार बता रही है, एक्चुअल में संख्या कहीं ज़्यादा थी। क्योंकि यह इंसिडेंट संडे को हुआ था, दैट्स वाई वी कॉल इट ब्लडी संडे, और जो है 1905 में हुआ था, दैट्स वाई 1905 रेवोल्यूशन। 2 क्वेश्चन बनते हैं, ब्लडी संडे और 1905 रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? वर्कर्स डिमांड को लेकर के। फादर गैपॉन जो है 1,10,000 वर्कर्स को लेकर के आए थे, बट जार ने उनकी बात नहीं सुनी, उल्टा उन पे फायरिंग करवा दी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? तो जैसे ही इतने लोग मरते हैं तो देश भर में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, हर जगह स्ट्राइक शुरू हो जाती है, स्कूल कॉलेजेस बंद करने लगने हैं, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास सब जो है आप सड़क पे आ गए और हर जगह डिमांड आने लगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। फाइनली जो जार है वो पार्लियामेंट को बनाता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और टर्म आ रहा है ड्यूमा। तो जो रशियन पार्लियामेंट है उसका नाम है ड्यूमा, ठीक है, वो रशियन में टर्म उन्होंने यूज़ किया। तो रशियन ने जो जार था फाइनली मजबूर होकर के पार्लियामेंट बनाता है ड्यूमा को, लेकिन चलने नहीं देता। विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं, हर जगह जो ट्रेड यूनियन, फैक्ट्री सब बंद, सारी प्रॉब्लम चलती रहती है और जो जार है बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। जो पहली ड्यूमा बनी मात्र 75 डेज चली, बंद कर दिया। फिर जो है दोबारा ड्यूमा का इलेक्शन कराया, 3 महीना चला, बंद हो गया। सीधी सी बात है, जब आप सुनने को तैयार ही नहीं हो तो पार्लियामेंट आपका विरोध करेगी और वो आपको विरोध सुनना नहीं है। तो बार बार वो जो है ड्यूमा शुरू होती थी, बंद होती थी, शुरू होती थी, बंद होती थी। उसने जो है फाइनली वोटिंग सिस्टम ही चेंज कर दिया
और जो थर्ड ड्यूमा है, अगेन आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा आपको याद होगा कि 3 स्टेट थे फ्रांस में, क्लर्जी, नोबैलिटी और कॉमन लोग, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर रशिया का भी बना हुआ था। फर्स्ट ड्यूमा, सेकंड ड्यूमा, जिसमें फर्स्ट में क्लर्जी, सेकंड ड्यूमा में नोबैलिटी, थर्ड ड्यूमा में जो है कॉमन लोग थे, ठीक है। तो इन्होंने भी किया क्या कि देखा कि ये कॉमन लोग हमारा बहुत विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को डाल दिया जो कि राजा के सपोर्टर भरे पड़े थे। इससे क्या हुआ, जो लिबरल्स थे और जो रेवोल्यूशनरीज थे, इनको जो है उठा के बाहर फेंक दिया और जिससे ये नाराज हुए, ठीक है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अब आते हैं 1914 तक। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 2 ग्रुप्स में था। अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये पहला ग्रुप है जिनको सेंट्रल पावर कहा गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, सेंट्रल पावर। दूसरी ओर जो दूसरा ग्रुप था अलायंस कंट्री का, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, बाद में इटली और रोमानिया भी ज्वाइन किए। ये याद रखिए फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पावर जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसका स्ट्रक्चर अलग है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक साथ है, सेंट्रल पावर, और अलायंस पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, बाद में इटली और रोमानिया और दूसरी भी कंट्रीज आई थी। तो जब वर्ल्ड वार शुरू होता है तो इस वर्ल्ड वार में सभी कंट्री आते हैं, रशिया भी आता है। स्टार्टिंग दौर में रशियंस को लगा, जार निकोलस टू जब रशिया घुसता है तो इसको लगा कि चलो ठीक है, हम जर्मनी को हरा करके कुछ और फ़ायदा ले लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वार आगे बढ़ती है, रशिया बहुत गंदे तरीके से हारना शुरू होता है। जब हारना शुरू हुआ तो देश भर में जो है विरोध होना शुरू हुआ, और उन्होंने कहा कि साहब इस वार का मतलब क्या था, क्या ढंग से खाना नहीं, रशियन सोल्जर्स को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं, और बहुत बुरे तरीके से हारे। जर्मन्स काफ़ी डेवलप हो चुके थे, उनके पास बेहतर गन्स थी, बेहतर टेक्नोलॉजी थी, और उन्होंने जो है रशिया को बहुत बुरे तरीके से हराया। जैसे जैसे रशिया हारता गया वैसे वैसे जर्मनी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। दूसरी ओर रशिया में जो भी जर्मनी से कनेक्टेड था हर चीज़ पे गुस्सा निकला। सेंट पीटर्सबर्ग, जो पीटर थे ये जर्मनी से थे, इसलिए इस शहर पर जो है नाराज़गी बढ़ी और इसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया। जो जारीना थी अलेक्जेंड्रा, ये जो है जर्मनी की थी, ठीक है। जो जारीना थी, जार की वाइफ जारीना, तो ये जो है जर्मन की थी, तो इसके खिलाफ भी नाराज़गी थी। अगेन जो जारीना थी उसको जो है उसका एक एडवाइज़र था रास्पुतिन, ठीक है, जिसके वो प्रभाव में थी और उसके दम पे उल्टे सीधे डिसीजन लेती थी। और रास्पुतिन ने जो है पूरे शहर में जो है नरक मचा के रखा था, मतलब हर जगह इतना अनपॉपुलर था, कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसके कारण लोगों में नाराज़गी बढ़ती चली गई। तो कुल मिलाकर के रशिया युद्ध में ज़बरदस्त हार रहा है। बावजूद इसके लोगों ने, पार्लियामेंट ने कहना शुरू किया कि साहब इस लड़ाई कोई मतलब नहीं है, इस लड़ाई से हम लोग को वापस निकल जाना चाहिए। इस पूरे वार में जो है लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटी होती है रशिया की। 70 लाख लोग जो है रशिया के जो है वो मतलब प्रॉब्लम में आते हैं, उनको चोट लगती है या फिर डेथ हो जाती है। तो रशियन आर्मी ऑलमोस्ट, अच्छा अब हुआ क्या, जब रशिया हार रहा है तो हारने के साथ ही जो है रशियन पीछे भागना शुरू करते हैं। जो रशियन सोल्जर्स है पीछे भागना शुरू करते हैं। जब भाग रहे हैं तो भागने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, रास्ते में जो भी क्रॉप्स थे, बिल्डिंग्स थी, उसको जो है उन्होंने बर्बाद करना शुरू किया। एक्चुअली ये रशिया की स्ट्रेटजी है। जैसा कि मैंने बताया था कि रशिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उनको पता था कि विंटर में अगर हम पीछे भागते हैं तो होगा क्या कि दुश्मन की सेना जो है आगे आएगी, और वो रास्ते में करते क्या थे, सारी फसल को, सारे जो है लकड़ियाँ हैं, अनाज है, सबको बर्बाद कर दिया, बिल्डिंग्स है उसको तोड़ ताड़ दिया। इससे क्या होता था कि जब जर्मन फौज आगे आ कर के कैपिटल में पहुंच जाएगी, उसके बाद ठंड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सारी सड़कें बर्फ़ से दब जाएगी, सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, अब खाने पीने को है नहीं, और दूसरी ओर बाहर जर्मनी से जो है दोबारा जो है जर्मन फौजों को कोई हेल्प मिलनी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे केस में वो सैनिक जो है बर्फ़ में ही जो है दब के मर जाने थे। तो ये रशियन स्ट्रैटेजी थी कि अपने सैनिकों को पीछे लेके बढ़ो, रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ भी मत छोड़ो। इससे क्या होगा कि दुश्मन का सैनिक आएगा और आकर के बर्फ़ में फंस जाएगा। तो लेकिन उस चक्कर में इन्होंने जो है अपना बहुत नुकसान कर दिया, सारी फसलें ख़राब कर दी, सारे बिल्डिंग्स तोड़ दिए, सारे जो रशियन लोग थे वो भाग गए। लगभग 30 लाख लोग जो है वो रिफ्यूज़ी हो गए, जो मतलब सीधी बात है, जब दुश्मन आएगा तो वो छोड़ेगा नहीं, तो वो पीछे जो है सारे लोग भागे। अब 30 लाख लोग जो है इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से भी कम नहीं होते, और रशिया वैसे भी जो है बहुत लो पॉपुलेटेड कंट्री रहा है। तो सोच के देखो 30 लाख लोग, 3 मिलियन 30 लाख, इतने आबादी जो है कितनी रही।
तो इस तरह से ये लोग भी बहुत नाराज़ हुए। आप अगर रशियन आर्मी को भी देखो, दुनिया में किसी भी आर्मी के फ़ोटो जो है ऐसे निकम्मों की तरह बैठे हुए नहीं दिखेगी इस तरह से भीड़ में। ये देखोगे जैसे लगेगा कि शहर गांव से जो है लोगों को बुला लिया है, वो कोई मेला देखने आया हूँ या फिर जो किसी नेता का भाषण सुनने आया। कहीं भी फ़ौज जो है इस तरह से नहीं दिखती। फ़ौज हमेशा डिसिप्लिन वे में दिखती है, बट रसिया में ऐसा कुछ था नहीं। तो इनका हारना स्वाभाविक था, लोग हार रहे हैं तो, और हर कोई जो है नाराज़ है और हर कोई ये चाहता है कि युद्ध ख़त्म हो। अब रशिया में कुछ और चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? उन्होंने क्या किया, सारी फैक्ट्री, रशिया में जो फैक्ट्रीज थे, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आना बंद हो गया। क्यों आता था? रशियन साइड से या समंदर साइड से, और समंदर पर जो है जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया। दूसरी ओर जब ये लगा कि हम हार रहे हैं तो सारी रेलवे लाइन तोड़ी जाने लगी, जो फैक्ट्री जो है उसको बर्बाद किया जाने लगा। लेबर्स बेरोजगार हो गए, इवन कि कई सारे लेबर्स को फोर्सफुली पकड़ करके, जो भी ठीक ठाक आदमी था जो कि थोड़ा बहुत भी कुछ काम कर सकता, उसको लड़ने के लिए भेज दिया गया। सारा अनाज सब वार फ्रंट पे भेज दिया गया और इसके कारण शहर में जो अनाज की सप्लाई कम हो गई। इसके कारण हर चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और फाइनली जो है 1916 के विंटर तक खाने के लिए दंगे होने शुरू हो गए, क्योंकि खाना ही नहीं था, सारा अनाज तो वहाँ भेज दिया। तो इस तरह से जो रशिया की कंडीशन है बड़ी ही क्रिटिकल हो गई है और जार जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। फाइनली फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड उस टाइम का कैपिटल था। आज ये मॉस्को है रशिया कैपिटल, उस समय जो है पेट्रोग्राड था। विंटर 1917। पेट्रोग्राड की क्या कंडीशन है? होता क्या है कि जो शहर है वो दो पार्ट में है, ठीक है। बीच में रिवर है और रिवर नीवा के एक साइड जो है वो रिच लोकेलिटी है, ठीक है, जहाँ पर जो है राजा का पैलेस है, जो भी टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं सब उस साइड है, और दूसरी ओर जो है फैक्ट्री है, ठीक है, और वर्कर्स हैं, ठीक। एक साइड सारी रिच लोकेलिटी हो गई, टॉप लेवल ऑफिसर्स, राजा हो गया, डेकोरेटिव प्लेसेस हो गए, शानदार भवन हो गए, बिल्डिंग्स हो गई। दूसरी ओर वर्कर्स और कॉमन लोग जो है और उनकी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, ठीक है। फैशनेबल एरिया बोलते थे, जो एलिट क्लास का जो एरिया था लेफ्ट साइड में थे, जिसमें राजा और दूसरे लोग थे। विंटर पैलेस, ऑफिस के बिल्डिंग्स, सारा कुछ जो है, ड्यूमा भी जो है, सब के सब नदी के लेफ्ट साइड है, नदी कौन है? नीवा। दूसरी ओर जो राइट साइड है वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, और दोनों आमने सामने ही हैं, लेकिन जो राइट साइड है जहाँ वर्कर्स का इलाका वो बहुत गरीब, पिछड़ा और प्रॉब्लम वाला। दूसरी ओर इस साइड तो खैर रॉयल ज़िंदगी चल रही है। अब होता क्या है, फरवरी 17 तक खाने की ज़बरदस्त कमी हो गई। विंटर उस साल खतरनाक आया था और इतना बर्फ़ पड़ा कि जो कुछ था वो भी जो है ख़त्म हो गया, हर चीज़ बर्फ़ से दब गई। पार्लियामेंटेरियन चाहते थे कि साहब ड्यूमा को बुलाया जाए और राजा से डिस्कस करके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, बट हमेशा की तरह राजा सुनने को तैयार नहीं। फाइनली 22 फरवरी जो वर्कर्स हैं राइट साइड एक फैक्ट्री में हड़ताल होती है एक जगह, ठीक है। अगले दिन 23 फरवरी उस हड़ताल के समर्थन में 50 और फैक्ट्रियों ने हड़ताल कर दी अगेन। उसके बाद इंटरनेशनल विमेन डे आता है। जो वर्कर्स हैं वो अब जो है कैपिटल में घुस जाते हैं, नदी पार करते हैं और नदी पार करके जो फैशनेबल एरिया थे उसमें घुस जाते हैं। घुसने के बाद जो सारी पॉलिटिकल पार्टी थी उन लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, मीन्स मौन समर्थन दे दिया, ठीक है जो तुम कर रहे हो, क्योंकि राजा जब सुनने को तैयार ही नहीं है तो हम क्या करें। फाइनली उन्होंने क्या किया, जो भी फैशनेबल एरिया था, मीन्स जो भी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स थे, लोग थे, उनके पूरे इलाके को घेर लिया। इमीडिएट राजा नाराज़ हुआ और पूरे इलाके में कर्फ्यू घोषित कर देता है, सारे वर्कर्स को भगा दिया जाता है। उस दिन भाग गए। 25 को वो फिर बैक आते हैं। फाइनली जो है गवर्नमेंट ने बोला कि इमीडिएट जो है फ़ौज लेकर के, और फौज पुलिस को बोल दिया कि ध्यान से देखो, जो राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है जहाँ पर पैलेसेज हैं, वहाँ पर एक आदमी हमको दिखना नहीं चाहिए, एक वर्कर नहीं देखना चाहिए। 25 फरवरी ड्यूमा को फिर से टोटली सस्पेंड कर दिया गया। कहा कि किसी जो है पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी को जो है हमको किसी की नहीं सुननी। इससे जो है हर जगह ज़बरदस्त विरोध होता है, वर्कर्स को समझ में आ जाता है राजा को सुनने को तैयार नहीं है। फाइनली 27 फरवरी जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसको लूट लिया जाता है और फाइनली जो है लोग नारे लगाते हुए सड़क पर घूमते हैं और जो फैशनेबल एरिया था जहाँ पर हाई क्लास लोग रह रहे थे वहाँ पर जो हर चीज़ की लूटपाट शुरू हो जाती है। राजा ने कंट्रोल करने की कोशिश की, सेना को भेजा, बट फौज ने मना कर दिया कि साहब हम गोली नहीं चलाएंगे। सिंपली सोच के देखो, किसी भी राजा की जो पावर होती है वो फौज होती है, क्योंकि अगर कोई कुछ गड़बड़ करेगा तो फौज और पुलिस के दम पर जो है
वो पूरे मैटर को दबा देंगे। बट यहाँ क्या हुआ, फ़ौज ने साफ साफ मना कर दिया कि साहब हम नहीं लड़ेंगे। इवन कि उन्होंने क्या किया, जो फ़ौज के जो लो रैंक लोग थे उन्होंने अपने ऑफिसर्स को मार डाला, और मारने के बाद जो है उन्होंने खुद ही जो है मज़दूरों के विरोध में ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो है जो सोल्जर्स थे वो इन्हीं किसान बैकग्राउंड से ही आ रहे थे और वो लोग भी जो है जार से नाराज़ ही थे। अब होता क्या है, फाइनली राजा पैलेस के भीतर कैद है और जो है एक जो वर्कर्स की ओर से एक मीटिंग जाती है और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने साफ साफ कहा कि साहब हालत ख़राब है, आप चुपचाप सरेंडर कर दीजिए, अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो ये लोग जो है कुछ भी गड़बड़ कर देंगे। फाइनली राजा ने सरेंडर कर दिया और देश में जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है, राजशाही ख़त्म होती है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। इस तरह से पहला रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फरवरी रेवोल्यूशन। फरवरी 1917 फरवरी रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है। विमेन इन फरवरी रेवोल्यूशन में विमेंस की क्या कंडीशन थी? तो विमेंस जो है काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट की और वहाँ पर मेल ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया। एक टेलीफोन फैक्ट्री में एक लीडर थी मार्फा वैसिलेवा, ठीक है। इन्होंने जो है अकेले ही अपने दम पे स्ट्राइक स्टार्ट किया। उन्होंने जो है विमेंस डे के सेलिब्रेशन में ही उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने जो मेल सहयोगी थे उनको जो है रेड बो गिफ्ट किया और उसके बाद जो है उसने जो है अपने एक मशीन पे काम करना बंद कर दिया, कहा कि हम काम नहीं करेंगे। क्यों? जैसे ही उसने मना किया बाकी सारे वर्कर्स ने भी जो है उसको सपोर्ट किया, कहा कि ठीक है तुम स्ट्राइक करो, हम देखते हैं। जो फोरमैन था और उसने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया और उसको खाने को दे दिया कि लो तुमको भूख लगी थी, तुमको जो है सफिशिएंट खाना नहीं मिल रहा तो ये खाना ले लो। उसने क्या किया, खाना तो ले लिया लेकिन कहा कि हम काम नहीं करेंगे। उसने कहा कि आपकी तुमको क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि भले ही मेरा पेट भर जाए लेकिन जब तक मेरे दोस्त जो है हंग्री हैं तो मैं अपना विद्रोह जो है नहीं रोकूंगी। फाइनली सारे वर्कर्स उसके साथ आ गए और इस तरह से जो है उन्होंने अपने मूवमेंट को सक्सेसफुल हुआ। तो हम ये देखते हैं कि रशिया में जब मूवमेंट होता है तो वहाँ पर जो मेल हैं उन्होंने फीमेल्स को कोऑपरेट किया। आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है? याद रखिए रशिया में 2 रेवोल्यूशन है, फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद आप जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स थे जो है नई प्रोविंशियल प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई। आर्मी ऑफिसर्स, लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप मिल करके एक सरकार बनाते हैं टेम्पररी, ठीक है। इसमें जो है लिबरल्स भी थे, सोशलिस्ट भी थे। एक्चुअली था क्या कि एक टेम्पररी सिस्टम था, इमीडिएट एक अरेंजमेंट था। अभी हम दोनों के बीच में कंपेयर बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इतना देखते हैं। एक इमीडिएट एक टेम्पररी अरेंजमेंट बनाया गया और जो है कई सारी चीज़ें किया गया। जैसे उन्होंने कहा कि इमीडिएट हम एक इलेक्शन करवाएंगे। इमीडिएट जो है उन्होंने जितनी भी पब्लिक मीटिंग थी, एसोसिएशन थी, उस पर से बैन को हटा दिया गया। ये कहा गया कि हर जगह सोवियत बनाया जाएगा, मीन जो यूनियन है लोगों का वो यूनियन बनाया जाएगा। इसी टाइम अप्रैल 17 में व्लादिमीर लेनिन जो है, जो कि बोल्शेविक के लीडर थे, वो वापस आते हैं। हुआ क्या था कि इन्होंने जो है जार पर हमला किया था तो इनके भाई को जो है देश से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये जो है वापस आते हैं क्योंकि अब हर जगह सबको फ्री कर दिया गया कि कोई भी आ सकता है, तो वो वापस आते हैं। वो 1914 से ही कह रहे थे कि जो वार है ख़त्म होना चाहिए। बट हुआ क्या कि जो लीडर्स थे फरवरी रेवोल्यूशन के, उन्होंने जर्मनी से बात की थी, बट जर्मनी ने इतनी बड़ी शर्तें रख दी थी कि उनके लिए फॉलो कर पाना मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि साहब वार तो अब नहीं ख़त्म करेंगे, वार चलने देंगे। फाइनली जब बोल्शेविक आते हैं, लेनिन आता है, तो उसने कहा कि किसी भी हाल में अब हमको पावर लेनी है। उसने जो है एक अप्रैल थीसिस रखी, ठीक है, अप्रैल में अपना प्रपोजल रखा, तो इसी को अप्रैल थीसिस कहते हैं। उसने सीधा 3 डिमांड रखी। वार टू बी क्लोज्ड, जो वार है ख़त्म कीजिए। लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, लैंड जो है पीजेंट्स को दीजिए। और बैंक को नेशनलाइज कीजिए, इमीडिएट वार ख़त्म होना चाहिए। जितनी भी ज़मीनें किसानों को दे दीजिए और बैंक को नेशनलाइज कीजिए। उसने कहा कि ये हमारी 3 डिमांड है, अगर आप जो है ये डिमांड फॉलो करते हैं, सरकार को सीधा धमकी दी, ये 3 डिमांड फुलफ़िल कीजिए, अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं दैट्स ओके, नहीं तो हम फिर से विद्रोह करेंगे। खुद उसकी पार्टी के लोग चौंक गए, यार ये आदमी कर क्या रहा है। अभी जो है ये डिमांड धीरे धीरे उठानी चाहिए थी, बट ये आदमी जो है पहले से ही तैयार था कि नहीं, अब आर पार की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। फाइनली जो फरवरी रेवोल्यूशन के लीडर थे केरेंस्की,
उनके बस का नहीं था इन चीज़ों को फॉलो कर पाना, तो उन्होंने जो है चीज़ों को इग्नोर किया और धीरे धीरे कोशिश की कि जो व्लादिमीर के सपोर्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। दूसरी ओर व्लादिमीर को लगने लगा कि साहब ऐसे तो नहीं चलेगा, हमको इमीडिएट कुछ करना पड़ेगा। एडिशनली रशिया में और क्या चल रहा है, हर जगह जो वर्कर्स यूनियन बढ़ते जा रहे हैं, युद्ध के कारण, युद्ध ख़त्म नहीं हुआ था तो प्रॉब्लम्स तो वैसे के वैसे ही रह गई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। फाइनली जो है एक ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत जो है मीटिंग बैठती है और जो है बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ा? उसकी जो डिमांड थी वार ख़त्म हो, सीधी सी बात है, वार ख़त्म होगा तो लोगों का अनाज बचेगा, खाने पीने को मिलेगा, प्राइसेस कंट्रोल होगी। उसने कहा कि लैंड किसानों को दे दी जाए, तो इससे जो है सारे किसान खुश हो गए। आपको याद रखिए कि 85% आबादी किसान ही थी। तीसरी चीज़ का बैंक नेशनलाइज हो, जब बैंक नेशनलाइज होंगे तो जो कॉमन लोग हैं उनको फ़ायदा होगा क्योंकि उनको सस्ता लोन मिल पाएगा। तो ये चीज़ें जो उसकी जो पॉलिसीज़ थी उसने लोगों को गजब अट्रैक्ट किया और फाइनली लोग रेडी हो गए उसके साथ लड़ने के लिए। फाइनली जुलाई 17 तक जो है बोल्शेविकों के मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और जो है जो केरेंस्की था, जो कि फरवरी रेवोल्यूशन का लीडर था, बेसिकली वो मिडिल क्लास को बिलोंग करता था, तो उन्होंने जो है इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की कि बोल्शेविकों को कंट्रोल किया जाए। बट जो बोल्शेविक्स थे वो बहुत तेज़ी से अपना प्रभाव बढ़ाते चले गए और इस तरह से सितंबर तक हर जगह जो है दंगे फसाद, तोड़ फोड़ और विरोध जो है बढ़ता चला गया। अक्टूबर रेवोल्यूशन, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी तक हमने जो है फरवरी रेवोल्यूशन और उसके आसपास की कंडीशन हमने देख ली है, बाकी टॉपिक नेक्स्ट डे में देखेंगे। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम दिखी हो तो कमेंट बॉक्स में करके जो है ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अगले टॉपिक में उसको कवर किया जाएगा। एडिशनली अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।